Hello everyone, my name is Sweetie and I am a primary teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan. Today I am going to share my journey from a housewife to a KV teacher, which was not so easy but not so tough as well. So basically मैं हरियाणा के हिसार के गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्कूलिंग गांव से हुई है। डीएड मैंने गवर्नमेंट डाइट से किया है। 2014 में मैंने अपना एस्टेट और सीटेट क्लियर किया था। 2015 में मेरी शादी हुई। मेरी शादी सोनीपत के एक गांव में हुई है एंड मेरे हस्बैंड जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो उसके बाद फिर शादी के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 2017 में मैंने अपना फर्स्ट केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, जो कि रिटन मैंने क्लियर किया। प्लस उस टाइम पे भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी। प्लस मैंने इंटरव्यू दिया, मुंबई मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड बट मैं फाइनल लिस्ट में 3 मार्क्स से रह गई थी। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ये समझ जाए कि वो एक कहावत है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो बिल्कुल सच है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हार मान ली या मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैं आगे तैयारी करती रही और उसी का एक तरह से रिज़ल्ट ये रहा कि 2018 के रिटन में जो मेरे मार्क्स थे वो 116 थे और इंटरव्यू में मेरे को 52 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 60। ऑल ओवर इंडिया मेरी रैंक 20th रैंक थी और ये रिज़ल्ट निकल के मेरे सामने आया था मेरी कोशिश का। फ़िलहाल मैं केवी नंबर 2 रुड़की में पोस्टेड हूँ, जो कि उत्तराखंड में है और मेरे होम टाउन से वो 4-5 आवर्स के डिस्टेंस पे है। सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की। तो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो 2018 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो 2017 के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट था। सब कुछ चेंज हो चुका था। अब की बार क्या था, एग्ज़ाम जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक फर्स्ट पार्ट जो 70 मार्क्स का था और सेकेंड पार्ट 80 मार्क्स का था, सब्जेक्ट कंसर्न था और एक तरह से हमारा डिसाइडिंग एरिया था जिसको हम कहीं से भी किसी भी हाल में लूज़ नहीं कर सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, है हमारे लिए। तो मैं बताती हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की। फर्स्ट पार्ट में क्या रहा, हिंदी इंग्लिश 10-10 ईच, प्लस रीजनिंग 10 मार्क्स, प्लस जीके और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, प्लस कंप्यूटर 10 मार्क्स, प्लस चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी 20 मार्क्स। टोटल 70 मार्क्स का हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या था, हिंदी इंग्लिश अगेन 10-10 मार्क्स की, 20 मार्क्स की जनरल साइंस, 20 मार्क्स की जनरल मैथ्स और 20 मार्क्स की ईवीएस। टोटल वो 80 + 70 150 था। तो इंग्लिश और हिंदी 20-20 मार्क्स के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के मिला के, और दोनों में कोई खास चेंज नहीं था, दोनों ही ग्रामर थी। फर्स्ट पार्ट में भी ग्रामर थी, सेकंड पार्ट में भी ग्रामर थी। तो उसके लिए मैंने इंग्लिश के लिए मैंने एक नॉर्मल ग्रामर बुक थी, मैंने उसी से किया, उसी से प्रिपरेशन की। ग्रामर ही हमें पढ़ना था, उसकी प्रैक्टिस करनी थी, बस वही मैंने की। ग्रामर के बेसिक्स जो थे वो कुछ मेरे पहले से शुरू से ही क्लियर थे, इंग्लिश और हिंदी के। कुछ मैंने बुक्स की हेल्प से मैंने किया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप 8th की ग्रामर बुक या 9th 10th की अगर आपको ग्रामर बुक मिल जाती है इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों की, तो आप वो कर लीजिए, या कोई भी आप ग्रामर बुक लीजिए और साथ में उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। टॉपिक्स आप जो सिलेबस है उसमें पता है कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं, उन टॉपिक्स को आप कवर कीजिए और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं ली थी, जो भी मुझे मिली मैंने मेरे घर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की काफ़ी बुक्स रही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे एक जेठ हैं, एक देवर है, तीनों भाई ये गवर्नमेंट जॉब पे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे हैं एंड उनकी जो बुक्स रखी हुई थी घर पे, उन्हीं से मैंने प्रैक्टिस की थी। बेस क्लियर किया मैंने। जो एक मेरे को मिली थी 8th क्लास की ग्रामर की बुक, उससे मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए दोबारा एंड प्रैक्टिस फिर मैंने जो प्रैक्टिस बुक थी वहाँ से किया। हिंदी के लिए मेरे पास एक ही बुक थी और उसी से मैंने प्रैक्टिस की, उसी से मैंने बेसिक्स क्लियर किए। वो थी ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी, मानक हिंदी जिसे आप कह सकते हो, उससे मैंने प्रिपरेशन की थी। उसके लिए भी आप भी अगर आप वो ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, अदरवाइज़ अगर 8th 9th 10th में से किसी की आपको ग्रामर की बुक मिल जाती है तो आप वो कर लीजिए, वो भी इनफ है। बट अगर आप एनसीईआरटी की जो ग्रामर बुक लोगे तो आपको एक प्रैक्टिस सेट अलग से लेना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते हो। रीजनिंग कोई ऐसे जितनी ज़्यादा आती नहीं है, मतलब इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं आती है, बहुत इजी और नॉर्मल सी रीजनिंग आती है जिसको आप इजीली कवर कर सकते हो। अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया जिसमें आपने रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रखी हो तो वो इनफ है। आप कोई भी रीजनिंग की बुक लीजिए, प्रैक्टिस कोई ऐसा कोई स्पेशल बुक मैं मेंशन नहीं करूँगी इसके लिए, आप कोई भी बुक ले सकते हो।
और आप मुझसे रीजनिंग कर सकते हो। मैथ्स अगर आपको आता है तो रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इशू, बस आपको अपना माइंड अलर्ट रखने की ज़रूरत है। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है और इसका क्या एग्जैक्ट मतलब आंसर हो सकता है। जैसे कई रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं तो मैं अपने ऊपर लेके करती हूँ, मिरर के आते तो वो भी आप मतलब अगर आप अपने माइंड को अलर्ट रखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। उसके बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए मैंने बुक ली थी, वो एक ल्यूशन की पतली सी कंप्यूटर की बुक आती है, वो ली थी। और बाकी मेरे कंप्यूटर का कोई इतना ज़्यादा मुझे वो मतलब नॉलेज नहीं थी, मेरा कोई ज़्यादा बेस क्लियर नहीं था उसका। तो लेकिन मैंने ये उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने भी यही बात बोली और मैंने भी यही चीज़ सोची कि 10 मार्क्स के पीछे अगर मैं भागूंगी तो मैं 140 मार्क्स को इग्नोर कर दूंगी, जबकि 140 मार्क्स को अगर मैंने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वो 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने की, मैंने एक पतली सी बुक ली साथ में, प्लस जो ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स की जो बुक्स रखी हुई थी मेरे घर पे भी, उसकी प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्यूटर की कर लिया। उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो भी कंप्यूटर आना है आपका 10 नंबर का वो उसी में से आ जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स की हम आगे बात करेंगे। हम पैडागोजी की बात करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी और पैडागोजी। अगर आपका जो भी आपने टीचिंग कोर्स कर रखा है उसकी बुक उसके आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी और पैडागोजी के लिए इनफ है। आपने सीटेट दे लिया तो आपको कोई इशू नहीं होगा चाइल्ड साइकोलॉजी और पैडागोजी में। फिर भी अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मेरे पास जो थी वो एस.के. मंगल की बुक थी। आप अरुण कुमार जी की बुक भी ले सकते हो, प्लस सरोहा पब्लिकेशंस की प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। KVS के भी आते हैं, DT+B के भी आते हैं, आप जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो ले सकते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है इसमें पैडागोजी, आप इजीली कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में जो था हिंदी इंग्लिश में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 6 to 8 मैथ्स कवर किया था, प्लस सिलेक्टेड टॉपिक्स जो थे वो 9th और 10th में से भी मैंने किए थे जो हमारे सिलेबस में थे। सेम एज आप कीजिए 6 to 8, तो चाहे वो जनरल मैथ्स हो, EVS हो, साइंस हो, आप छोड़नी ही नहीं है आपको। मैथ्स और साइंस में आपको 9th और 10th से भी अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर मैं साइंस की बात करूं, मैथ्स में भी ये होता 9th और 10th में से की NCERT बुक्स में से क्वेश्चन आए थे, और साइंस में भी 9th की NCERT बुक में से न्यूमेरिकल्स आए थे फिजिक्स के, वहीं से एज इट इज़ उठा के वहाँ पे रखे हुए थे। तो वो आपको करने बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद EVS की अगर मैं बात करूँ तो EVS के लिए 6 to 8 इनफ है, मोर देन इनफ है। 6 to 8 अगर आपने कुछ सिलेक्टेड एक या दो टॉपिक्स ऐसे जो आपको हायर क्लासेस की बुक्स में से करने पड़ेंगे, बट 90% 95% जो आपका एग्ज़ाम है जो सिलेबस है वो 6 to 8 की बुक में से आ जाएगा। जब आप 6 to 8 की EVS और साइंस करोगे, उसी के साथ आपकी जनरल साइंस जो जीके वाला पोर्शन होता है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो किया था, मैंने प्रतियोगिता दर्पण की, देखिए जीके के लिए ल्यूशेंट लेके बैठना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उसके लिए आप खाली NCERT जो आप करेंगे उसी से आपकी जीके, क्योंकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 नंबर की आनी है और बहुत बेसिक आएगी, वो उसी में से कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण यूज़ की थी, आप वो कर सकते हैं, आप न्यूज़ देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, वो बहुत है। ये तो था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की मैंने कैसे की। मैंने फुली NCERT की हेल्प ली, सेल्फ स्टडीज़ की, जो थोड़ा बहुत अगर मेरे डाउट्स होते थे तो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती थी और मेरे वो क्लियर करवा देते थे, सजेशंस दे देते थे, क्योंकि उनका मैथ्स, इंग्लिश और साइंस भी काफ़ी अच्छी रही है, तो वो हेल्प करते थे मेरी। तो मैंने अपना पूरा प्योर सेल्फ स्टडी किया था। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो बहुत बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि हम इंटरव्यू कैसे करें, मतलब हम इंग्लिश में दें, हम हिंदी में दें, हम अगर हमने हिंदी में दिया तो हमें निकाल तो नहीं देंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बाकी ये पैनल्स पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ एक पैनल्स में ऐसा था कि उन्होंने बोला था कि आप प्योरली आप इंग्लिश में दीजिए, बट कुछ पैनल्स ऐसे थे जिन्होंने बाइलिंगुअल में भी कोई मतलब ऑब्जेक्शन किया था, हिंदी में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। मैं अपने पैनल की बात करूं तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं इंटरव्यू देने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट एज आई एंटर्ड इन द रूम, जैसे ही मैं रूम में घुसी
पैनल्स को देख के वो जो थे 4 लोग थे मेरे पैनल में, चारों जेंट्स थे, और मतलब पता नहीं क्या, बट एक तरह से ऑटोमेटिकली मेरे रूम में एंटर होते ही मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था, और मतलब 1% भी मुझे कोई हेजिटेशन वहाँ पे नहीं हुई थी। इनफैक्ट मैं ये बताऊँगी आपको कि थ्रू आउट माई इंटरव्यू मेरे फेस पे एक स्माइल रही थी। तो हुआ क्या, मैं गई, मैंने रूम में एंटर किया, उन्होंने मुझे सीट ऑफर की, मैं बैठी वहाँ पे, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, प्योर मतलब टोटली इंग्लिश में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो इंट्रोडक्शन में मैंने अपनी हॉबी जो है वो डांसिंग बताई थी, तो उन्होंने मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो ये हॉबी है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगी। तो मैंने बोला कि सर जैसे केवी में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो उसमें एक डांस टीचर की हेल्प होती है, ज़रूरत होती है। तो वैसे अगर बाई चांस कोई उस टाइम पे टीचर अवेलेबल नहीं है तो मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। मैं जो सॉन्ग्स, सोलो सॉन्ग या सोलो डांस और ग्रुप डांस में को प्रिपेयर करने में अपनी हेल्प करवा सकती हूँ। तो इस तरह से मतलब मेरी जो ये हॉबी है डांसिंग, ये कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है कल्चरल एक्टिविटीज़ में। दे वर लाइक ओके। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे डेमो देने के लिए बोला, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप कोई टॉपिक देंगे या मैं अपनी तरफ से? तो बोले कि आपने जो प्रिपेयर कर रखा है आप वो कीजिए। तो मैंने जो डेमो दिया, मैंने हिंदी में कविता दी, इंग्लिश में एक पोएम दी। हिंदी में जो मैंने दिया था वो क्या बनूं मैं करके एक कविता है वो, और इंग्लिश में मैंने माई हाउस इज़ रेड करके एक पोएम है वो मैंने सुनाई थी। तो जब मैं हिंदी में पढ़ाना मैंने शुरू किया था, ब्लैक बोर्ड का थोड़ा मैंने यूज़ किया डेट वगैरह मेंशन करने में, वो तो सबको बेसिक्स पता ही है कैसे करना है। उसके बाद मैंने जो पैनल था मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं आपको मतलब स्टूडेंट्स के लिए कंसीडर कर सकती हूँ? तो दे वर लाइक ओके, हाँ कीजिए, आप हमें क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं उनकी तरह आप ट्रीट कीजिए। और एक पैनल ने मुझे बोला कि एक जो स्टाफ मेम्बर ने मुझे, जो वहाँ पे सर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आई एम अ वेरी नॉटी स्टूडेंट। तो मैंने आई वाज लाइक ओके दैट डजंट मैटर, आई विल हैंडल यू इन माई वे। तो ही वॉज मतलब स्माइलिंग एट दैट टाइम। तो इस तरह से फिर मैंने उनसे इंट्रैक्शन करते हुए मैंने उनको इन्वॉल्व किया अपने डेमो में, उनसे पूछा बच्चों आप क्या बनना चाहते हो, इस तरह से कुछ ने, एक दो ने, 4 थे, 2 ने आंसर दिए थे, दो बिल्कुल सीरियस बैठे हुए थे, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। बट फिर भी मैंने उनको मतलब इतना वो नहीं किया, मैं अपने आप से अज्यूम करती रही कि ओके आप ये बनना चाहते हो, ओके आप ये तो इस तरह से करते करते इंट्रैक्शन के साथ सबके साथ इंटरेक्ट करते हुए, और फुल जो मेरे जो आप कहते हो ना कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है, हैंड एक्टिविटीज़ जो होती है, मतलब मैंने फुल ऑन अच्छे वे में अपना डेमो दिया। दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। इंग्लिश में भी मैंने सेम किया था, पूरी एक्टिंग लाइक माई हाउस इज रेड, इस तरह से करते हुए मैंने पूरा अपना डेमो दिया। उसके बाद दे वर लाइक ओके वेरी गुड, नाउ यू मिस इट। फिर मैं बैठी, और उसके बाद उन्होंने मुझसे हरियाणा के, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हरियाणा में कंडीशंस जो है फीमेल की वो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा सर वो पहले होता था, अब नहीं है। क्योंकि अब नहीं है, उसी का एग्जांपल मैं हूँ कि भाई मैं आज आप लोगों के सामने इतनी दूर आई हूँ हरियाणा से मुंबई इंटरव्यू देने के लिए, जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वो बोले कि आप मतलब आप KVS में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, तो आप कैसे मैनेज करोगे, आपके बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा सर ये चीज़ हमारे माइंड में पहले से क्लियर थी, इसीलिए KVS का एग्ज़ाम दिया था, हमें पता था कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, तो आई एम ओके विद दैट, मेरी फैमिली भी ओके है, और अगर कहीं दूर जाना पड़ा तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ जाएंगी। इस तरह से करके मतलब वो चीज़ भी डिस्कस की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मुझसे अपने थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, साथ में उन्होंने पूछा कि लाइक आप क्लासरूम को, अब क्योंकि हम PRT से हमें PRT में बच्चों को, छोटे बच्चों को हैंडल करना है, तो उन्होंने बोला कि आप क्लासरूम को कैसे पढ़ाने में यूज़ करोगे, EVS को आप किस तरह से, कौन से मेथड से पढ़ाओगे। तो इसी तरह से उन्होंने थोड़ा टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एक्टिविटीज़ की, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाओगे, मतलब इससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए थे। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू रहा। और एक चीज़ जो जिससे मुझे ये लगा कि हाँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, उनमें से जो एक पैनल सर थे, पैनल में से उन्होंने बोला था शी इज़ वेरी नाइस। तो आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि हाँ मेरा इंटरव्यू जो है वो सही ट्रैक पे जा रहा है। और मेरा, मैं बताती हूँ आपको, 35 मिनट्स तक का मेरा इंटरव्यू चला था, 35 मिनट्स रहा था मेरा इंटरव्यू। लास्ट में जो उन्होंने मुझसे करवाया था वो उन्होंने मुझसे एक एक्टिंग करवाई थी। उन्होंने मुझे एक डायलॉग दिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, आप इसको अलग अलग वेज में बोल के दिखाइए। तो मैंने एक फ़नी वे में बोला था, सेकेंड मैंने थोड़ा सैड वे में मैंने उसको बोला था, थर्ड में बोलने ही वाली थी
कि उन्होंने मुझे बोला लाइक दैट्स इनफ फॉर योर ऑडिशन, यू मे सिट नाउ। अगेन उन्होंने मुझसे ये बोला। तो बस फिर ऐसे करके मेरा इंटरव्यू रहा, 35 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इंटरव्यू का। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई। यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। जो भी बोलो, गलत सही जो भी बोलो, जो नहीं आता है उसके लिए क्लियरली बोल दो सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैं इसको जानने के आगे जाके मैं इसके बारे में अच्छे से जानूंगी या जानूंगा। जो भी मतलब नहीं आता है क्लियरली मना कर दीजिए, उनको घुमाना नहीं है, बिल्कुल भी घुमाना नहीं है। और मेन चीज़ ये है कि वो आपकी नॉलेज चेक नहीं करेंगे वहाँ पे, नॉलेज वो आपकी रिटन एग्जाम में चेक कर चुके हैं। वो जो वहाँ पे चेक करेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, प्लस आपका आप कैसे क्लास को हैंडल कर सकते हो डेमो के थ्रू, वो ये चीज़ चेक करेंगे। बस आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, वो उसमें आपके कितनी पकड़ है, कितनी नॉलेज है, आप किस तरह से पढ़ा सकते हो, कैसे अपनी टीचिंग को क्रिएटिव बना सकते हो, यही चीज़ आप वो वहाँ पे चेक करेंगे। तो आपको बस उसी चीज़ पे अपना मेन फोकस रखना है। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन शो कर रहे हो, तो जैसे मुझे हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो भी उसको भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को भी। तो बस ये इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये मेरी जर्नी रही है हाउसवाइफ से, एक मदर से लेके आज मैं एक केवी टीचर हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा अगस्त में। आई होप आपको जो भी मैंने बताया है उससे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको कुछ जानने का और कुछ नया कुछ सीखने का मौका मिला होगा, या कुछ भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।